वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और आज के लेक्चर में हम लोग ये ज़ूलॉजी सी का जो ये चैप्टर है, मतलब मिलर एंड हार्ले से अगर आप देखें तो ये चैप्टर नंबर 23 बनता है। और अगर आप मास्टर सक्सेस सीरीज़ जो प्रोफेसर रियाजुल हक रामी की बुक है, उसमें ज़ूलॉजी सी का ये फर्स्ट चैप्टर बनता है। तो बस चैप्टर टाइटल देख लें, इसमें प्रोटेक्शन, स्पोर्ट एंड मूवमेंट, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। शुरू में कॉन्सेप्ट्स में बताया गया है कि प्रोटेक्शन के हवाले से अगर हम देखें तो हमें प्रोटेक्शन कैसे मिलती है हमारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम से। और इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ एनिमल कंसिस्ट ऑफ एन आउटर प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग कॉल्ड द इंटेगुमेंट। अगर हम जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उस तरह से इंटेगुमेंट्री सिस्टम भी हमारी बॉडी का एक सिस्टम है, या जैसे ऑर्गन सिस्टम है एक। और इसमें जो आउटर प्रोटेक्टिव बॉडी कवरिंग होती है उसको इंटेगुमेंट कहा जाता है। और फिर मुख्तलिफ एनिमल्स का इसके अंदर हम देखेंगे, यूनिसेलुलर से लेकर यूनिसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स एंड मल्टीसेलुलर इनवर्टिब्रेट्स, और फिर इसके बाद वर्टिब्रेट फ्रॉम पाइसेस टू द मैमल, यानी इस सारे उनके अंदर हम देखेंगे कि उनमें क्या वेरिएशंस हैं, उनको हम आपस में कंपेयर करेंगे। क्योंकि इस जो पेपर सी है इसमें बेसिकली है ही कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, तो इस चीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलें जी, यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि द इंटेगुमेंट इज द एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ एन एनिमल। इट प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरीज एंड इन्वेजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे इंटेगुमेंट की डेफिनेशन आ गई है कि ये एनिमल की एक्सटर्नल कवरिंग है और उसका मेन फंक्शन क्या है कि ये एनिमल को मैकेनिकल और केमिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। जैसे अब हमारी स्किन है, तो ये स्किन हमें मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इमेजिन भी करें कि किसी जगह से अगर किसी ज़ख्म की वजह से, किसी इंजरी की वजह से अगर आपकी स्किन डैमेज हो जाती है, तो वो जगह कितनी ज़्यादा सेंसिटिव होगी। वहाँ पे अगर कोई भी चीज़ लगे, जैसे सोप भी लग जाए, कोई साल्ट लग जाए, तो आपको कितनी तकलीफ़ होती है। तो स्किन हमें प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल इंजरी से भी और केमिकल इंजरी से भी। और इसके अलावा इन्वेजन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से, इन्वेजन का मतलब अटैक होता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से भी ये हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन। इसके अलावा बहुत सारे जो बाकी फंक्शंस हैं वो मुख्तलिफ एनिमल ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ हो सकते हैं। और इन फंक्शन में क्या चीज़ शामिल है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करेंगे। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करने में, कन्वर्जन ऑफ सनलाइट इनटू विटामिन डी, रिसेप्शन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई सच एज पेन, temperature and pressure, locomotion and movement of nutrient and gases। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर में ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि जो भी जो ऐसे एनिमल हैं जो कि कोल्ड ब्लडेड आप कह सकते हैं, या जिस तरह से हम अपने फ्रॉग को भी कह दें कि उनकी जो है वो वेपरेटिव कूलिंग हो सकती है उनकी स्किन से। तो ये इस तरह से स्किन का एक तरह का काम है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में। या अगर हम बर्ड्स में भी देखें तो उनके जो स्किन के ऊपर फेदर्स हैं वो टेम्परेचर रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। स्किन के ज़रिए से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट भी किया जा सकता है। और सनलाइट को विटामिन डी में कन्वर्ट करना, ये हमारी स्किन के अंदर भी ये वाला फंक्शन है कि सनलाइट से विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है, जो कि हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है। एनवायरमेंटल स्टिमुलाई को रिसीव करना, रिसेप्शन, जैसे हमें पेन, हमारी स्किन के ऊपर जो है वो पेन रिसेप्टर मौजूद है, हम पेन को महसूस कर सकते हैं। हमें गर्मी सर्दी का पता चलता है। अगर हमें कोई प्रेशर फील करना हो, उसके लिए स्किन में रिसेप्टर मौजूद हैं। हम चल रहे हैं, हम बैठे हैं, हमारी क्या पोजीशन है, लोकोमोशन का, ये सारी चीज़ें जो है वो इसको हम सेंस भी कर सकते हैं। लोकोमोशन का ज़्यादा यहाँ पे जो है वो दूसरे एनिमल्स के अंदर बताया गया है। जिस तरह से स्नेक के अंदर आप देख लें, या जो बाकी छोटे जो इन्वर्टिब्रेट्स हैं उसमें स्किन का बहुत रोल है उनकी लोकोमोशन के अंदर। और इसके अलावा मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस, तो जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनमें थ्रू डिफ्यूजन उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी में एंटर भी होते हैं, और इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज भी उनका इसी तरीके से ही होता है।
इसके बाद जी डिटेल में अब हम देखेंगे मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर कि उनका इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या है। ये शुरू वाले पैराग्राफ में उन्होंने बस बता दिया है, मेन पॉइंट्स बता दिए हैं कि असल में इंटेगुमेंट की डेफिनेशन क्या है और मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर इसके कौन कौन से फंक्शन हो सकते हैं। एक जनरल व्यू दिया गया है। अब हम इनको वन बाय वन देखेंगे किसी भी जो है वो एनिमल्स के हवाले से, यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक। द इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे सिंपल, ये जो जितनी भी डिस्कशन होगी वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगी। तो सिंपल में प्रोटोजोआ आते हैं और सबसे ज़्यादा सिंपल कौन से हैं, जो सिंगल सेल प्रोटोजोआ हैं। जो सिंगल सेल प्रोटोजोआ हैं उनके ऊपर मतलब बाकी कोई और इंटेगुमेंट नहीं होता, बल्कि उनकी बॉडी के इर्द गिर्द जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर हम देखें या इसकी केमिस्ट्री देखें तो वो वैसी है जैसे बाकी मल्टी सेलुलर एनिमल्स की के अंदर मौजूद होता है। तो उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वही उनके इंटेगुमेंट के तौर पे काम करता है, वही उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा उन्होंने जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह एनवायरनमेंट से लेने हो या गैसेस एक्सचेंज करना हो, तो ये सारे जो उसके फंक्शंस हैं वो उनका इंटेगुमेंट ही परफॉर्म करता है। ये इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो इनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इनकी, उसका जो सरफेस एरिया है वो बॉडी वॉल्यूम से ज़्यादा है। और ये जो प्रॉपर्टी है इस वजह से ये गैसेस एक्सचेंज में या वेस्ट वगैरह को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है थ्रू डिफ्यूजन। क्योंकि डिफ्यूजन ऐसा ऐसा सरफेस एरिया हो ना कि ओवरऑल उसका वॉल्यूम इतना ना हो, साइज छोटा हो, और ओवरऑल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज अगर वो ज़्यादा हो तो डिफ्यूजन में वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। लार्ज सरफेस एरिया फैसिलिटेट द अपटेक ऑफ डिजॉल्व न्यूट्रिएंट फ्रॉम सराउंडिंग फ्लूइड। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके अलावा जो कुछ और प्रोटोजोआ हैं जैसे कि पैरामीशियम, उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक थिक प्रोटीन कोट मौजूद होता है जिसे कि पेलिकल, ये आप देख सकते हैं इसमें ये पैरामीशियम दिखाया हुआ है और ये पेलिकल है इसका। ये थिक प्रोटीन कोट है और इस पेलिकल का क्या काम है कि उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पैरामीशियम के इर्द गिर्द आपको पता है सीलिया हैं और सीलिया इनको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। उसके लिए सीलिया को फोर्स लगानी पड़ती है। तो पेलिकल इस सीलिया के जो ये फंक्शन है मूवमेंट का उसमें भी सीलिया को सपोर्ट करते हैं। जी ये पेलिकल हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है ये एक एक्स्ट्रा और स्ट्रक्चर है पेलिकल, जो कि कुछ प्रोटोजोआ स्पेशली हमें पैरामीशियम के अंदर नजर आता है। जी पेलिकल के अलावा कुछ और जो मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट, यानी पहले भी हम यूनिसेलुलर की बात कर रहे हैं, अब यूनिसेलुलर से अब हम मल्टी सेलुलर लेवल पे जा रहे हैं और ये भी इन्वर्टिब्रेट्स ही हैं। तो इनके अंदर जो इंटेगुमेंट मौजूद होता है इनकी बॉडी के अराउंड, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, और ये एपिडर्मिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये सिंगल लेयर होगी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की। ये सिंगल लेयर है और ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप इसमें देखें कि ये देखें इंटेगुमेंट ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, कौन से इन्वर्टिब्रेट हैं जी, ये मल्टी सेलुलर इन्वर्टिब्रेट्स हैं। और ये इनका जो है वो इंटेगुमेंट जिसे हम एपिडर्मिस कह रहे हैं, ये कॉलमनर सेल्स हैं, उनकी सिंगल लेयर है और इस लेयर के नीचे जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन मौजूद होगी जिसके ऊपर ये मौजूद होते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे जो है वो फिर कनेक्टिव टिश्यूज मौजूद होंगे। और इनका जो एपिडर्मिस है उसके अंदर बहुत सारे ग्लैंडुलर सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं जो कि म्यूकस वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा इनका जो एपिडर्मिस है उस पर सिलिया भी मौजूद हो सकते हैं। नहीं लाजमी नहीं कि सब पे सिलिया मौजूद हो, सिलिया हो भी सकते हैं और सिलिया नहीं भी हो सकते। जी एपिडर्मिस के बाद अब जो नेक्स्ट अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे दैट इज क्यूटिकल। नेक्स्ट लेवल है, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्यूटिकल मौजूद होता है। एपिडर्मिस के बाहर एक और फिर प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे हम क्यूटिकल कहेंगे। इसमें देखें कि फॉर एग्जांपल इन सम एनिमल्स लाइक रोटीफर्स क्यूटिकल्स आर थिन एंड इलास्टिक। के जो क्यूटिकल है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, ये थिन भी है या थिन भी हो सकता है और थिक भी हो सकती है। थिन किन के अंदर होगी, कुछ एनिमल्स का जिक्र किया हुआ है यहाँ पे, रोटीफर्स, इनके अंदर ये थिन है और इलास्टिक है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन जो कुछ और हैं जैसे कि क्रस्टेशियन, अरेक्निड और इंसेक्ट, इनके अंदर ये क्यूटिकल थिक होगी और रिजिड होगी और इसका मेन फंक्शन क्या होगा, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए।
तो इस तरह की जो रिजिड है क्यूटिकल, इसमें जो मेन कंपोनेंट होंगे उसको बनाने के लिए वो काइटिन है और प्रोटीन है, काइटिन एंड प्रोटीन्स that are present in rigid plate that are flexible membranes linked together। के रिजिड प्लेट की फॉर्म में काइटिन और कुछ और प्रोटीन्स मौजूद हैं, फिर उन प्लेट्स को एक फ्लेक्सिबल जो मेम्ब्रेन है वो आपस में जोड़ देती है। तो इतनी टफ या रिजिड क्यूटिकल अगर होगी तो इससे एनिमल को ये डिसएडवांटेज होगा कि वो उसमें ग्रो नहीं कर सकते, ग्रो करने में उनको डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो अब जब उन्होंने ग्रो करना है तो उसके लिए लाजमी है कि वो उसको शेड करें, पुरानी क्यूटिकल को शेड करें और फिर न्यू क्यूटिकल वो ग्रो करवाएं। इस प्रोसेस को एक्डाइसिस या फिर मोल्टिंग कहते हैं। तो ये इनके अंदर अडेप्टेशन है जिन एनिमल्स के अंदर जो है वो क्यूटिकल मौजूद होगी कि वो ग्रो करने के लिए फिर एक्डाइसिस या मोल्टिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस मौजूद है और एपिडर्मिस के बाद ये जो जितना भी पोर्शन है ये सारे का सारा क्यूटिकल का है। और ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये क्रस्टेशियंस के अंदर दिखाया गया है और जो सेकंड डायग्राम है ये इंसेक्ट में है। क्रस्टेशियन के अंदर ये इंसेक्ट की निस्बत भी ज़्यादा थिक है और इसमें एक कैल्सीफाइड लेयर भी पाई जाती है। तो ये भी इसमें भी आप देख लें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस है, जो कि अभी हम पहले देख चुके हैं कि इन्वर्टिब्रेट्स में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिडर्मिस है, लेकिन जो अब क्रस्टेशियन है या फिर इंसेक्ट्स वगैरह उनमें फिर एपिडर्मिस के बाहर एक और लेयर मौजूद है जिसे हम क्यूटिकल कह रहे हैं, जो उनको यकीनन उनकी प्रोटेक्शन में मज़ीद इजाफा करती है। अब मज़ीद अगर हम देखें तो नाइडेरियन के अंदर जो फाइलम नाइडेरिया है उसमें जो हाइड्रा हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनका जो एपिडर्मिस है उसमें कुछ सेल की एक लेयर मौजूद है, फ्यूज सेल लेयर थिक उनका एपिडर्मिस होगा। और कुछ और अगर देखें नाइडेरियन जैसे कोरल्स हैं, अब कोरल्स में क्या होगा कि कुछ म्यूकस ग्लैंड्स हैं और वो म्यूकस ग्लैंड कैल्शियम कार्बोनेट का शेल सिक्रीट कर देते हैं उनके बॉडी के अराउंड, तो उनका टेगुमेंट फिर इस लिहाज से डिफरेंट है। और अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स में हमें पता है कि चूँकि वो अपने होस्ट की बॉडी में रहते हैं लिहाजा उनको बाकी इतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो नहीं होती, ना उन्होंने वहाँ पे कोई मूव करना होता है, तो उनको ज़्यादा वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत होगी कि होस्ट के एंजाइम से, होस्ट के इम्यून सिस्टम से वो अपने आप को बचा सकें। तो इसीलिए उनका जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है वो उस लिहाज से है और उसे हम क्या कहते हैं, उनके जो पैरासिटिक फ्लूक्स हैं उनके इंटेगुमेंट्री सिस्टम या उनका जो बाहर कवरिंग है उसको टेगमेंट कहा जाता है। और ये टेगमेंट क्या है, ये एक सिंसिशियम है। सिंसिशियम का क्या मतलब होता है कि ये एक मल्टी न्यूक्लिएटेड लेयर है, यानी जैसे प्रॉपर सेल होते हैं ना कि उनके एक जैसे टिश्यू की अगर हम बात करें तो नॉर्मली टिश्यू क्या होगा कि उसमें बहुत सारे जो हैं वो सेल हैं वो इकट्ठे मौजूद हैं, लेकिन सिंसिशियम में बहुत सारे सेल होते हैं लेकिन उनके दरमियान में जो क्रॉस वॉल्स हैं वो नहीं होती और वो बिल्कुल ऐसे इकट्ठे होके एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें फिर बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो टेगमेंट भी उस तरह का ही एक स्ट्रक्चर है और इसका मेन फंक्शन मैंने आपको बताया है कि मेन फंक्शन आर न्यूट्रिएंट इंजेशन, क्योंकि होस्ट से उन्होंने जो फूड होता है उसको इंजेस्ट करना होता है और इसके अलावा ये होस्ट के जो एंजाइम्स हैं उनसे उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर नीमाटोड और एनिलिड्स में देखा जाए तो इनके अंदर क्या मौजूद होता है कि एपिडर्मिस दैट इज वन सेल थिक एंड सिक्रीट अ मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल। नीमाटोड और एनिलिड में भी क्यूटिकल है, एपिडर्मिस उनकी वन सेल थिक है लेकिन फिर उसके ऊपर फर्दर वो सिक्रीट कर देते हैं मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल को। इसी तरह से जो टेगुमेंट है अकाइनोडर्म्स का, इसको अगर हम देखें तो उसमें भी एक थिन यूजुअली सिलिएटेड एपिडर्मिस मौजूद होती है एंड एन अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस कंटेनिंग कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इसमें एपिडर्मिस भी है लेकिन एपिडर्मिस के साथ साथ और क्या चीज़ मौजूद है, इनकी डर्मिस भी मौजूद है और डर्मिस के अंदर फिर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए। तो ये अकाइनोडर्म्स की बात हो रही है जिनको हम कह सकते हैं कि उनकी बॉडी पे अकाइंस होते हैं या उनके ऊपर कांटे होते हैं। तो इस चीज़ को भी फिर हम मज़ीद डिटेल में भी देख लेंगे। आर्थ्रोपोड्स की अगर हम बात करें तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनका सबसे कॉम्प्लेक्स इंटेगुमेंट है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर
और जितने भी मतलब इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो इंटेगुमेंट पाया जाता है वो आर्थ्रोपोड्स के अंदर है। चलें, इसके बाद अगर इंटेगुमेंट्री सिस्टम ऑफ वर्टिब्रेट को देखा जाए तो इसमें भी हम वही देखेंगे कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो वर्टिब्रेट का जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम है उसमें स्किन पाई जाती है, ठीक है। स्किन जो है वो उनका इंटेगुमेंट कहलाता है। और इस स्किन की अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक डर्मस है, डर्मस के ऊपर एक लेयर मौजूद होती है, इसे हम एपिडर्मस कहेंगे। और फिर डर्मस के जो नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको हाइपोडर्मस। ये देख लें जी वर्टिब्रेट की स्किन, ये इसमें ये जो थोड़ी सी थिन सी लेयर है ये एपिडर्मस है। ये एपिडर्मस मतलब यूनिस वो भी हो सकती है, सिंगल सेल लेयर भी है, और इसके अलावा ये ज़्यादा लेयर भी हो सकती हैं, मल्टी सेल की लेयर भी हो सकती है। इससे इसके नीचे डर्मस मौजूद है, और डर्मस के नीचे फिर क्या मौजूद है, हाइपोडर्मस। और हाइपोडर्मस में ज़्यादातर जो है वो एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, फैट टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, जो कि स्किन को बाकी जो नीचे बॉडी के बाकी टिश्यूज़ हैं, मसल्स वगैरह, उनसे सेपरेट करता है। हाइपोडर्मस का ये काम होगा। एपिडर्मस आउटर लेयर है, और जो डर्मस है इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें नर्व एंडिंग भी मौजूद होंगी, इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, और इसमें ये एबिलिटी है कि वो बहुत सारी चीज़ों को सेंस किया जा सकता है। एपिडर्मस थिन लेयर होती है, और जो डर्मस है ये थिकर लेयर है, थिकर लेयर है कनेक्टिव टिश्यूज़ की बीनीथ एपिडर्मस। और हाइपोडर्मस का जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें एडिपोज टिश्यूज़ मौजूद, लूज कनेक्टिव टिश्यू हो सकते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ हैं, नर्व एंडिंग भी उसमें भी मौजूद हो सकती हैं, और ये सेपरेट करती है स्किन को फ्रॉम डीपर टिश्यूज़। वर्टिब्रेट में सबसे पहले जालस फिश की स्किन अगर देखें तो जालस फिशेस सच एज लैम्प्रे एंड हैगफिश हैव रिलेटिवली थिक स्किन। इनकी स्किन जो है वो थिक होगी, और बहुत सारे जो ग्लैंडुलर सेल्स हैं वो उसके ऊपर मौजूद होते हैं, जो कि उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव क्यूटिकल भी सिक्रीट करते हैं। और ये हैगफिश ये भी एक जालस फिश है। इसके अंदर बताया हुआ है कि इसकी जो स्किन है ना उसमें मल्टी सेलुलर स्लाइम ग्लैंड मौजूद होते हैं, जो कि म्यूकस स्लाइम प्रोड्यूस करेंगे, और इसकी बॉडी पे जो है वो स्लाइम ही होगी, स्लाइम मौजूद होगा, जिस जिस वजह से इसे स्लाइम ईल भी कहा जाता है। ये हैग फिश की बात हो रही है कि इसकी जो स्किन है उसमें स्लाइम ग्लैंड मौजूद हैं, और उनकी प्रोडक्शन की वजह से, उनकी सेक्रीशन की वजह से इनको स्लाइम ईल कहा जाता है। ये इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये फैट सेल्स हैं, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इनकी जो स्किन है, और ये काफ़ी ज़्यादा थिक स्किन पाई जाती है इनकी। और ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये फिर क्यूटिकल सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा म्यूकस सेल्स भी मौजूद हो सकते हैं, कुछ और तरह के ग्लैंडुलर सेल, जैसे अभी हम देख चुके हैं स्लाइम प्रोड्यूसिंग सेल्स, वो भी इसमें मौजूद हो सकते हैं। जालस फिशेस के बाद कार्टिलेजनस फिशेस को अगर देखें तो इसमें क्या जी बताया गया है, द स्किन ऑफ कार्टिलेजनस फिशेस इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉन्टेन म्यूकस एंड सेंसरी सेल। मल्टी लेयर्ड है, और इसमें जो डर्मस है उसके अंदर क्या मौजूद होंगे, स्मॉल प्लिकाइड स्केल्स, और इनको हम डेंटिकल्स कहेंगे। ये दांत की तरह ही हैं, जिस तरह से हमें पता है कि हमारे टीथ के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, वैसे ही डेंटिकल्स के अंदर भी ब्लड वेसल्स मौजूद हैं, और ये वर्टिब्रेट टीथ की से जो है वो बहुत मिलता जुलता होता है। और इसके अलावा ये बताया गया है कि जो कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं ये थ्रू आउट लाइफ ग्रो करती रहती हैं। तो जब वो उनकी लाइफ जैसे जैसे मतलब उनका साइज बढ़ता जाता है, तो लाजमी सी बात है कि स्किन का एरिया भी इंक्रीज होगा, और फिर न्यू डेंटिकल्स प्रोड्यूस होते रहते हैं, ताकि फिर वो प्रोटेक्टिव सरफेस उनकी मेंटेन रहे। लेकिन ऐसा होता है कि जो न्यू डेंटिकल्स ग्रो तो करते हैं, लेकिन उन ग्रो करते रहते हैं, लेकिन उनका जो अपना साइज़ है वो एक ख़ास स्टेज पे जाके नहीं बढ़ता। जिस तरह से हमारे टीथ है ना, कि जब निकलते हैं दांत तो पहले बढ़ते हैं, लेकिन एक ख़ास जब वो मैच्योर साइज़ तक पहुंच जाते हैं तो इसके बाद फिर वो मज़ीद नहीं बढ़ सकते। और इसके अलावा ये जो डेंटिकल्स होते हैं ये उनकी स्किन से बाहर निकले हुए होते हैं, और इस तरह से जो है वो रफ सी सरफेस बना देते हैं कार्टिलेजनस फिशेस की। ये इस डायग्राम में आप देख सकती हैं कि ये उनकी डर्मिस है, और ये डर्मिस से ग्रो कर रहे हैं ये इनके प्लेकाइड स्केल्स, जिनको डेंटिकल कहा जाता है। और टीथ की तरह ही इनकी बाहर वाली कवरिंग एनिमल मौजूद है, डेंटाइन है, पल्प मौजूद है, और ये जो स्केल्स होंगे इनको इनके बाहर क्या मौजूद है, यहाँ पे
एपिडर्मिस मौजूद है और ये एपिडर्मिस से बाहर निकले हुए होते हैं, और इस तरह से ये एक दिखाया हुआ है, मल्टीपल होंगे, और जिसकी वजह से जो कार्टिलेजिनस फिशेज़ हैं उनकी स्किन रफ नज़र आती है। अब अगर बोनी फिश की स्किन को देखा जाए तो इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस की स्किन पे हमने क्या देखा है कि उनमें प्लेकाइड स्केल्स मौजूद हैं, लेकिन जो बोनी फिशेस हैं इनकी स्किन के ऊपर स्केल्स मौजूद होते हैं, और ये स्केल भी जो है वो डर्मल टिश्यू से डिराइव्ड होंगे और उनके ऊपर एपिडर्मिस उन स्केल्स को कवर करती है। इसके अलावा ये बताया गया है कि इनके अब स्केल शेड नहीं होते, और ये उनके मार्जिन और लोअर सरफेस पे ग्रो करते रहते हैं, तो एक तरह की जो है वो ग्रोथ लाइंस डेवलप हो जाती हैं कि जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे वहाँ पे न्यू स्किल्स डेवलप होंगे, तो हमें अब मतलब हम उसे उन लाइंस को देख के आइडिया लगा सकते हैं कि इस फिश की टोटल कितनी एज होगी, क्योंकि वो लाइन से हमें पता चल सकता है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो फिशेस की स्किन है वो परमिएबल है, यानी उसमें से बहुत सारी चीज़ें गुजर सकती हैं, लिहाजा वो फंक्शन परफॉर्म करेगी इन गैस एक्सचेंज, और ख़ास तौर पे ये काम इम्पॉर्टेंट है स्मॉल फिशेस के लिए जिनकी अंदर स्किन यानी कि लार्ज सरफेस एरिया मौजूद होगा और बॉडी का वॉल्यूम छोटा है। जैसे अभी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि जब साइज़ छोटा हो और सरफेस एरिया ज़्यादा हो तो फिर उसमें गैसेस एक्सचेंज या बहुत सारे मटेरियल और उनकी इनसाइड द बॉडी एंड आउटसाइड द बॉडी मूवमेंट में हेल्प हो जाती है। और इसके अलावा इनकी अगर हम डर्मिस देखें तो उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होंगी, और जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज ज़्यादा होती हैं वो भी रेस्पिरेशन में रोल प्ले करेंगी। The epidermis also contain many mucus gland, म्यूकस ग्लैंड भी मौजूद हैं, और अब ये म्यूकस ग्लैंड का क्या काम है कि वो म्यूकस प्रोड्यूस करेंगे, और उस म्यूकस से इनको बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन से एक तो उनको प्रोटेक्शन मिलेगी, और इसके अलावा जब फिशेस स्विम करेंगी तो जो फ्रिक्शन है वो भी कम हो जाएगी। और इसके अलावा कुछ और फिशेज ऐसी हैं कि उनमें ख़ास किस्म के ग्रैनुलर सेल्स मौजूद होते हैं जो कि पॉइजन या हम कह सकते हैं कि इरिटेटिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करेंगी, और इससे ये होगा कि उनके ऊपर जो प्रीडेटर हैं वो अटैक नहीं करेंगे। और इसके अलावा और ये बताया गया कि कुछ और बोनी फिशेस, टेलियोस्ट बोनी फिशेस को कहते हैं कि जो कि बहुत गहराई में रहते हैं पानी के अंदर, तो उनके अंदर फोटोफोर्स मौजूद हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करेंगे। अब इस लाइट प्रोडक्शन से उनको मतलब स्पीशीज रिकग्निशन में भी हेल्प मिल सकती है, और इसके अलावा जो बाकी कुछ और प्रीडेटर्स हैं, ठीक है, उनको मतलब अपने कुछ और प्रोटेक्शन के लिए उनको वो सिग्नल दे सकते हैं या फिर वार्निंग सिग्नल दे सकते हैं किसी और एनिमल्स को। तो मतलब इस तरह के डिफरेंट फंक्शन हैं उनकी स्किन परफॉर्म करती है। ये यहाँ पे दिखाई गई है बोनी फिशेस की स्किन कि ये उनका हाइपोडर्मिस फिर डर्मिस है, और डर्मिस से ही इनके ये जो है वो स्केल निकल रहे हैं। स्केल का जो रीजन है वो डर्मिस है, और फिर इन स्केल्स को इस एपिडर्मिस ने कवर किया हुआ। तो यहाँ तक आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आप लोग इसको अच्छी तरह से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करें, और जहाँ पे आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।